नमस्कार। आज मैं पुनः ऑनलाइन क्लास में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज बीएड फोर्थ सेम का क्लास है। तो आज बीएड फोर्थ सेम के क्लास में देखिए क्या क्या आज मैं आपको बताता हूँ। पिछले टर्म पे आपने देखा था बौद्धिक पीरियड में एजुकेशन के बारे में या बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में आपने पिछले टर्म पे देखा था, जिसका आधा हमने कहा था कि 2 टर्म में इसको बताएंगे। तो एक टर्म पिछले टर्म पे आपसे चर्चा हो गई थी एजुकेशन इन बौद्धिक पीरियड में, तो बौद्धकालीन शिक्षा में। अब दूसरा आज का पीरियड है। पिछले पीरियड पे हमने डिस्कस किया था, उसका उद्देश्य डिस्कस किया था और हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे और 10 शिक्षा पदानी हैं उस पर हमने चर्चा की थी। लेकिन आज हम शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे। आज हम बौद्ध और मठ विहारों पर चर्चा करेंगे और जो बुद्ध एजुकेशन के मेन सेंटर थे उन पे चर्चा करेंगे और विशेष रूप से बौद्ध और वैदिक शिक्षा में क्या अंतर है उस पर चर्चा करेंगे और स्त्री शिक्षा तथा गुरु शिष्य संबंध पर भी इस विषय में चर्चा की जाएगी और आने वाले या आधुनिक समय में बौद्धकालीन शिक्षा की क्या महत्ता है इस पर भी थोड़ी सी चर्चा होगी। तो देखिए, आज सबसे पहले जो बौद्धकालीन शिक्षा के जो शिक्षण विधियां थी उनमें सबसे जो प्रमुख थी वो थी अनुकरण विधि। अनुकरण विधि क्या थी? दरअसल होता क्या था कि यहाँ पे जैसे बच्चा होता है तो बच्चा क्या करता है कि जैसे जैसे आप कोई एक्टिविटी करते हैं या कोई बड़ा एक्टिविटी करता है तो उसको वो देख के कॉपी करता है। तो उसी तरह जैसे यहाँ पे क्या था कि शिक्षक क्या करते थे, किसी चीज को बोलते थे, किसी तथ्य को बोलते थे और उसको क्या करते थे, बच्चे क्या करते थे, दोहराते थे या उसका अनुकरण करके सीखते थे। तो ये जो विधि थी वो अनुकरण विधि थी। प्रश्नोत्तर विधि, जो थोड़ा बच्चे होशियार होते थे उनसे प्रश्नोत्तर विधि द्वारा उनको प्रेफर किया जाता था कि वो प्रश्नोत्तर विधि द्वारा सीखें। समस्याएं रख दी जाती थी या समस्याएं बच्चों द्वारा पूछी जाती थी या समस्याएं गुरु द्वारा या भिक्षुओं द्वारा पूछी जाती थी और उससे जो उत्तर निकलता था तो वाद विवाद आपस में होता था, उससे बच्चे प्रश्नोत्तर विधि से सीखते थे। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि किसी टॉपिक पे चर्चा होती थी, जैसे कोई टॉपिक बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्या किया कि वो समस्या अगर रखता था भिक्षु के सामने या गुरु के सामने तो गुरु क्या करते थे, उस पर व्याख्यान देते थे। तो ये व्याख्यान विधि है। अब तर्क एवं वाद विवाद, देखिए क्या होता है, तर्क और वाद विवाद में क्या होता है कि कोई एक तथ्य पहले रख दिया जाता है सबके समक्ष, जहाँ विद्वानों की सभा एकत्रित हो वहां पे कोई एक ऑब्जेक्टिव या कोई एक उद्देश्य रख दिया जाता है और उस पे क्या होता है, तर्क होता है कि कौन सा तर्क सबसे सही है और तर्क के आफ्टर ऑल जो तर्क सबसे सुटेबल लगता है उस पे वाद विवाद होता है कि इसको रखा जाए कि न रखा जाए। इस शिक्षण जैसे कोई शिक्षण विधि ही है, अगर उस शिक्षण विधि से हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को इस विधि से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या करना है, तो उस पर क्या होता है, वाद विवाद होने के बाद जब जो जो मंत्रिमंडल बैठता है या जो विद्वानों की सभा बैठती है वो उस पर क्या करती है, चर्चा करती है और चर्चा के बाद क्या होता है, उस विधि का चयन किया जाता है कि ये बच्चों के लिए उपयोगी है या अन्यथा नहीं। अब देशाटन विधि, एक है देशाटन विधि। देशाटन विधि से भी बच्चे क्या करते थे, सीखते थे। उस टाइम में देशाटन क्यों, इसी की देन है कि उस समय हमारा जो भारत था विश्व गुरु कहा जाता था। क्यों? क्योंकि लोग देशाटन मतलब दूसरे देशों से हमारे यहाँ आते थे सीखने, शिक्षा करने, शिक्षा लेने के लिए। उसी तरह हमारे यहाँ के लोग भी दूसरे जगह जाते थे, दूसरे देशों में जाते थे तो वहां से क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये देशाटन एक विधि है। अब स्वाध्याय विधि जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, स्वाध्याय विधि अर्थात स्वयं से ही पढ़ना। स्वयं से ही पढ़ना मतलब सारे मटेरियल उपलब्ध हों और यदि उसको पढ़ा ना जाए तो कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए सारे मटेरियल उपलब्ध होते हुए भी अगर न पढ़ा जाए तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए स्वाध्याय विधि का जन्म हुआ कि जब आपके पास मटेरियल उपलब्ध हो तो आप उसको पढ़ें, स्वयं से पढ़ें, जहाँ तक आप समझ पाते हैं समझें, नहीं फिर गुरु का मार्गदर्शन उसमें
आवश्यक होता है। तो ये इस प्रकार से कुछ शिक्षण विधियां हैं जो बौद्धकालीन शिक्षा की अहम विधियों में गिनी जाती हैं। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध मठों की। देखिए अब जो शिक्षण केंद्र हुआ करते थे उस समय जो शिक्षण केंद्र हुआ करते थे वो बौद्ध मठ और विहार हुआ करते थे। मैंने बताया था कि बौद्ध मठ, ये मठ है और ये क्या है, विहार है। तो बौद्ध मठ और विहार हुआ करते थे और इसी में शिक्षक क्या करते थे, बच्चों को शिक्षा देते थे। हमने बताया भी था कि यहाँ भी शिक्षा दो भागों में डिवाइड थी, एक प्राइमरी और एक हायर में, एक प्राइमरी एजुकेशन और एक हायर एजुकेशन। जहां प्राइमरी एजुकेशन पर कोई भी सर्टिफिकेट का प्राविधान नहीं था, बट यहाँ पे एक प्रमाण पत्र दिया जाता था। जो हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा थी, इस स्तर पर उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता था, जबकि ऐसा वैदिक शिक्षा में नहीं था, याद रखिएगा। तो यहाँ भी ये दो भागों में डिवाइड। अब हम चर्चा करते हैं कि यहाँ जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे, ये जो पढ़ाते थे यहाँ बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों में बच्चों को जो शिक्षा प्रदान करते थे, उन्हें हम उपाध्याय या भिक्षु कहते थे। याद रखिएगा ये, उन्हें हम क्या कहते थे, जो शिक्षक पढ़ाते थे उन्हें हम उपाध्याय या भिक्षु कहते थे, तथा जो विद्यार्थी पढ़ते थे उन्हें हम श्रवण या सामनेर कहते थे। जो बच्चे वहाँ विद्यार्थी होते थे बौद्ध मठों में और विहारों में, उन्हें हम क्या कहते थे, श्रवण या सामनेर कहते थे, तथा जो शिक्षक होते थे उन्हें हम उपाध्याय या भिक्षु कहते थे। तो इस प्रकार से ये भी टॉपिक हुआ। अब देखिए, अब हम आते हैं मेन सेंटर्स ऑफ बौद्ध एजुकेशन। तो देखिए, ये जो बौद्ध कालीन शिक्षा के जो मुख्य प्रमुख शिक्षण केंद्र थे, वो जिसे हम बौद्ध मठ या बौद्ध विहार कह रहे हैं, ये बहुत बड़े बौद्ध मठ और विहार ही थे, लेकिन उन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो ये नालंदा बिहार में, नालंदा जिला है, जहाँ के अवशेषों पर फिर से नालंदा विश्वविद्यालय खड़ा किया जा रहा है बिहार सरकार के प्रयास द्वारा। केंद्र सरकार ने भी उसमें वो किया है। अभी भी नालंदा विद्यालय के वहाँ अवशेष देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं अवशेषों पर फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया गया है, खड़ा किया जा रहा है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय, ऐसा माना जाता है कि ये इतना बड़ा शिक्षा का केंद्र था कि इसमें देश और विदेशों से लोग आके रहते थे और इसमें इनके रहने की व्यवस्था होती थी और यहाँ बहुत उच्च कोटि की शिक्षा लोगों को प्राप्त होती थी। तो ये अपने यहाँ शिक्षा का जो सबसे प्रमुख केंद्र था। और इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी नामक एक मुगल शासक या तुर्क शासक बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, जहाँ की किताबें करीब 6 महीने तक जलती रही। तो ये अपने मुस्लिम धर्म को प्रचार प्रसार के उसमें इसको क्रूरता बस जला दिया गया था और नष्ट कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तक्षशिला है काबुल और कंधार में। काबुल कंधार में। ये विक्रमशिला भी बिहार में है, भागलपुर में, इसके भी अवशेष वहाँ हैं। तो यहाँ अभी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तो नहीं हुई है, लेकिन पुराने समय में ये विश्वविद्यालय हुआ करते थे जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, बौद्ध विहार और बौद्ध मठ। वल्लभी, ये काबुल कंधार में, ये विक्रमशिला, ये भी बिहार में, और ये बिहार भागलपुर में, और ये वल्लभी गुजरात में, काठियावाड़, और ये मिथिला, ये भी बिहार में।
ये भी बिहार में। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये कुछ बौद्धकालीन शिक्षा के क्या थे, शिक्षण प्रमुख शिक्षण केंद्र थे जिनमें शिक्षा की व्यवस्था, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की गई थी। अब इसके बाद देखिए अब देखिए वैदिक एवं बौद्धकालीन शिक्षा में अंतर। तो एक तरफ लिख देते हैं वैदिक एजुकेशन और एक तरफ लिख देते हैं बौद्धिस्ट एजुकेशन। ये दोनों में देखिए अंतर। तो देखिए इसका उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य धर्म प्रचार नहीं था, इसका उद्देश्य धर्म प्रचार नहीं था, जबकि इसका उद्देश्य धर्म प्रचार था। अर्थात बौद्ध धर्म का प्रचार करना इस शिक्षा का मूल उद्देश्य था। और इसीलिए क्या किया गया, बौद्ध मठ और बौद्ध विहारों की स्थापना की गई और वहां से विद्वान जो है कि शिक्षा लेके अपने देश में, अपने प्रदेश में जाते थे और वहां बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे, बौद्ध भिक्षु। इसमें ये क्या था, ये इसमें उपनयन संस्कार, जबकि यहाँ क्या था, पवज्जा संस्कार। संस्कार होता था। यहाँ 5 वर्ष की अवस्था में विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था, जबकि यहाँ 6 वर्ष में विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था। वहीं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो यहाँ पे वो मूल मंत्र बोलने के लिए कहा जाता था। यहाँ यहाँ गुरु सर्वोपरि था, जबकि यहाँ संघ सर्वोपरि था। यहाँ शिक्षा लेने के बाद क्या होता था, उपसंपदा संस्कार, उसको एक प्रकार से दीक्षांत ही कह लीजिए, दीक्षांत समारोह या शास्त्रार्थ कह लीजिए। शास्त्रार्थ होता था, जबकि यहाँ उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। तो इस प्रकार से कुछ बौद्धिक शिक्षा में अंतर और वैदिक शिक्षा में अंतर देखने को मिलते हैं। आपने देखा कि यहाँ हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार नहीं था, जबकि यहाँ इसका बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य क्या था, बौद्ध धर्म का प्रचार था। यहाँ शिक्षा लेने के लिए, जाने के लिए पहले क्या कराया जाता था, पवज्जा संस्कार, जबकि यहाँ उपनयन संस्कार होता था। ये 5 वर्ष की अवस्था में विद्यारंभ संस्कार कराते थे, जबकि यहाँ पे 6 वर्ष की अवस्था में कराया जाता था। और यहाँ एक वाक्य बोला जाता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि।
यहाँ पे गुरु सर्वोपरि था, जबकि यहाँ संघ सर्वोपरि था। यहाँ दीक्षांत समारोह या शास्त्रार्थ के माध्यम से इनको शिक्षा दी जाती थी, यहाँ संपदा। अंतर बहुत है, लेकिन मैं शॉर्ट टाइम में इतना ही बता रहा हूँ। तो ये है वैदिक कालीन शिक्षा में अंतर। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा स्त्री शिक्षा पे। तो स्त्री शिक्षा की देखिए, स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा बौद्धकालीन टाइम में बहुत हतोत्साहित हुई। बौद्ध पीरियड में बौद्धकालीन में स्त्री शिक्षा को बहुत हतोत्साहित किया गया। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध खुद नहीं चाहते थे कि स्त्रियों की शिक्षा बौद्ध मठों में या बौद्ध विहारों में हो, वो उनको समस्या की जड़ मानते थे। इसीलिए बौद्ध विहारों में महात्मा बुद्ध कभी भी नहीं चाहते थे कि स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाए। लेकिन उनके एक परम शिष्य आनंद के आग्रह पर, आनंद उनके एक परम मित्र थे, उनके आग्रह पर स्त्रियों की भी शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों में कर दी गई, जिसके बाद से उत्तरोत्तर दिन पर दिन बौद्ध मठों और बौद्ध विहारों की संरचना बिगड़ती ही गई और अंततः बिगड़ के खत्म हो गई। तो इस प्रकार से स्त्री शिक्षा पर बौद्ध धर्म का जो मूल उद्देश्य है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये कहा जा सकता है कि बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्रियों की शिक्षा बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन महात्मा बुद्ध से प्रार्थना करने के बाद आनंद ने क्या किया था, इन स्त्री शिक्षा की व्यवस्था कराई थी। तो ये स्त्री शिक्षा पर। अब इसके बाद गुरु शिष्य संबंध पे चर्चा है। गुरु शिष्य संबंध, गुरु शिष्य संबंध क्या करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से हम लोग वैदिक सभ्यता में देखते थे कि वहाँ गुरु सर्वोपरि होता था, अर्थात गुरु के लिए लकड़ी जुटाना, उनके लिए घी की व्यवस्था करना, वो यज्ञ करेंगे, उनके लिए फल फूल की व्यवस्था करना, उनकी सेवा करना, हाथ पैर दबाना, ये क्या था? ये वैदिक सभ्यता के क्या थे? शिक्षा व्यवस्था के लक्षण थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये सारी चीजों से क्या हो गया? निजात मिल गया। यहाँ शिक्षा मूल उद्देश्य बन गई, अर्थात गुरु क्या था? भिक्षु। भिक्षु वो उसका काम था शिक्षा देना, वहाँ विद्यार्थियों का शोषण करना नहीं, उसे उस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो गुरु शिष्य संबंध थे वो थोड़ा सा बेहतर माने जाते हैं। किस सेंस में? इस सेंस में कि गुरु शिष्य के जो संबंध थे काफी मधुर थे और वो उनके बिना कुछ सेवा लिए ही ज्ञान देने के लिए आतुर रहते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे, क्योंकि वो विद्यालयों में रहते थे, बौद्ध मठों में रहते थे, बिहारों में रहते थे, तो उनकी और बाकी की आवश्यकताएं वहीं से पूरी हो जाती थी, इसलिए शिष्यों के साथ ऐसा कुछ करने का अवसर प्राप्त नहीं होता था। तो यहाँ पे गुरु शिष्य संबंध काफी क्या हो गए थे? थोड़ा सा वहाँ के जो रूढ़िवादी टाइप का था, उस टाइप से थोड़ा सा अलग था। अब यहाँ हम इवैल्यूएशन की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि इवैल्यूएशन में बौद्ध शिक्षा क्या हुई, काफी मात्रा में प्रचारित प्रसारित हुई। कुछ स्त्री शिक्षा को लेकर इसकी आलोचना भी हुई, लेकिन बहुत हद तक ये चरित्र निर्माण में सहायक रहे। जो उनके बताए गए 4 आर्य सत्य से, महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में क्या थे कि इस जग में दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण तृष्णा है, तथा तृष्णा का निवारण ही सुख की प्राप्ति है, तो चरमोत्कर्ष की प्राप्ति है। तो ये जो उनका था, जो मूल मंत्र था, उस मूल मंत्र के आधार पर क्या हुआ? बौद्ध शिक्षा ने अपना एक बहुत अच्छा स्थान बनाया और उस स्थान को आज के शिक्षा माहौल में भी हम लोग आप लोग अपनाते हैं। और उन्हीं की देन है
कि आज विश्वविद्यालय अच्छे अच्छे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, ऐसे ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है जहां आज भी शिक्षा के अच्छे केंद्र माने जाते हैं। उप संपदा संस्कार से जहां दीक्षांत समारोह की तुलना की जाती है, आज भी विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में दीक्षांत समारोह कराए जाते हैं, उन्हीं की देन है। और जो हॉस्टल व्यवस्था है, हॉस्टल की व्यवस्था भी यहीं से ली गई है, बौद्ध मठों और बौद्ध बिहारों से, क्योंकि यहाँ लोग रह के गुरु शिष्य संबंध पे टिप्पणी गुरु शिष्य संबंध और बेहतर होते थे। क्यों? क्योंकि कोई भी समस्या होने पर यहाँ तुरंत उसका जवाब मिल जाता था। तो इस प्रकार से आज के आधुनिक शिक्षा में भी बहुत कुछ यहाँ पे है, और पहले की शिक्षा में भी बहुत कुछ था, और उसी पहले की शिक्षा या बौद्धकालीन शिक्षा की जो व्यवस्था है वो आज की शिक्षा में भी कुछ न कुछ मात्रा में देखने को मिलती है, और आज की शिक्षा व्यवस्था में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होगा। अब मैं इसके बाद आप लोगों को मुस्लिम कालीन शिक्षा पढ़ाऊंगा या मध्यकालीन शिक्षा पे चर्चा होगी, क्योंकि 2 पीरियड खत्म हो गए हमारे। 2 पीरियड में एक पीरियड था आपका ब्रिटिश कालीन शिक्षा, एक था वैदिक कालीन शिक्षा और दूसरा था बौद्ध कालीन शिक्षा। अब तीसरे में मुस्लिम कालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा होगी। धन्यवाद।